Hello everyone, welcome back to my channel Study with Sapna. Today we are going to start evaluations topic. आज हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 6 है और जहां पर हम बात करने वाले हैं आज इवैल्यूएशन सिस्टम्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक इवैल्यूएशन सिस्टम्स है। तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन का सिंपल सा मीनिंग है जब आप क्या कर रहे हैं, अपना असेसमेंट कर रहे हैं। जितना भी आपने परफॉर्मेंस दी है या जो भी स्कोर आपका रहा है, अब आप उसे इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले हम देखते हैं टीचिंग, लर्निंग और इवैल्यूएशन के बीच की इंटरडिपेंडेंस। ठीक है ना। देखिए, टीचिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस विच फैसिलिटेट्स लर्निंग, एंड द टर्म लर्निंग इज ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स एंड एबिलिटीज। सो टीचिंग का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जो लर्निंग को फैसिलिटेट करती है। और लर्निंग का मतलब क्या है? ऐसा प्रोसेस जहां पर आप किसी नॉलेज को, स्किल्स को, हैबिट्स को एक्वायर करते हैं। वहीं इंटरडिपेंडेंस की बात करें तो दोनों ही आपस में रिलेटेड है। टीचिंग रिलेटेड है लर्निंग पे, लर्निंग रिलेटेड है टीचिंग पे। ठीक है। सो this interdependence is clearly seen when the main purpose of instruction is conceived in terms of helping students achieve a set of learning outcomes that include changes in the cognitive, psychomotor and affective domains. ठीक है, तो ये इंटरडिपेंडेंस है कि टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे पे डिपेंड करती है और कुछ चेंजेस निकल के आते हैं जो कि कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन्स पे होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रिलेशनशिप पे। सो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इस सारे फैक्टर्स में। क्या क्या फैक्टर्स हैं? एजुकेशन सिस्टम है आपका, ऑब्जेक्टिव है, करिकुलम, मेथड्स, इवैल्यूएशन। ये जो चार आपके पास रिलेशनशिप हैं, इसमें जो रिलेशन है वो कैसा डायरेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होंगे आपके, करिकुलम होगा, मेथड होगा, इवैल्यूएशन होगा, ये सब एक दूसरे को क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। देखिए, इंडियन एजुकेशन कमीशन ने यहाँ पे क्या कहा है? It is now agreed that evaluation is a continuous process. We all agree कि ये continuous process है। ये एक इंटीग्रल पार्ट है पूरे सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का, एंड इट इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो इवैल्यूएशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, पूरे सिस्टम को कनेक्ट करता है और ये आपके ऑब्जेक्टिव से भी रिलेट करता है। अगर आप इस पे ज़्यादा ध्यान दें तो ये आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनकी स्टडी हैबिट्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, टीचर्स की मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। और ये ना कि आपकी सिर्फ मेजर करेगा परफॉर्मेंस को, बल्कि उसे इम्प्रूव करने में भी क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो सिंपली अभी हमने बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग की है कि इवैल्यूएशन क्या है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। इवैल्यूएशन का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो? कलेक्ट करते हो जितना भी डेटा आपके पास है, उसे एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड। देखिए, आपने कोई टारगेट बनाया, ठीक है ना। आपने क्या करा? आपने टारगेट बनाया कि आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करूंगा। अब आपने क्या करा? आपने ये पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली, ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब आपने क्या करा? आपने अपनी बुक उठाई, वहां से अपना डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, ठीक है, यानी कि अपना पढ़ा शुरू किया। उसके बाद आपने देखा कि आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, 2 चैप्टर्स रह गए। अब आपने एनालाइज किया कि क्यों मैंने सिर्फ 5 ही कंप्लीट किए, मेरा टारगेट पूरा अचीव क्यों नहीं हुआ। आपने इसे इंटरप्रेट करा कि ओके, टाइम की वजह से या फिर मेरे कंस्ट्रक्शन सॉरी मेरे फोकस की वजह से थोड़ा सा क्या हुआ, 2 यूनिट्स मिस हो गए। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो प्लानिंग आपने करी, अपने आप को आपने पूरा का पूरा क्या किया? इवेल्युएट करा। तो ये क्या कहलाती है? आपकी पूरी की पूरी इवेल्युएशन की सिस्टमैटिक प्रोसेस कहलाती है, जिसे आप कलेक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसे इंटरप्रेट करेंगे और ये सारे के सारे आपके एक्शंस को एक जजमेंट पास करेंगे, यानी कि आपको बताएंगे कि आपने जो काम किया है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव आप कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होते हैं इवैल्यूएशन के। सिस्टमैटिक कलेक्शन हमने देख लिया, उसका इंटरप्रिटेशन, जजमेंट और विद अ व्यू टू एक्शन, एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। अब यहाँ पर ना हमारे पास 3 टॉपिक्स आते हैं। एक है छोटा सा मेजरमेंट, फिर है असेसमेंट और है इवैल्यूएशन। मेजरमेंट का सिंपल सा मीनिंग है जब आप किसी की परफॉर्मेंस को क्वांटिटेटिव टर्म में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, उसने 92 मार्क्स मैथ्स में स्कोर किए हैं, 75 साइंस में, 65 सोशल साइंस में। तो आपने क्या करा? अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करी, उसे क्या कहला दिया? मेजरमेंट कह दिया। क्वांटिटेटिव टर्म्स में जब आप मेजर करते हैं किसी भी चीज को, क्वांटिटी टर्म्स में जब आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, वो कहलाता है आपका मेजरमेंट।
असेसमेंट की बात करें तो एक सेकेंड स्टेप है जहाँ पे आप किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। इसमें क्या होता है, द डिस्क्रिप्शन दैट अ स्टूडेंट शुड फर्स्ट इन द क्लास रिप्रेजेंट्स द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट. It makes students' performance more meaningful unless we interpret, analyze, rank order, and compare one's individual score with average score of group. We cannot find out one's relative position in a group. असेसमेंट का सिंपल सा मीनिंग है जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा इंफॉर्मेशंस को, उसे आप कहेंगे असेसमेंट. ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जब आप की होगी आप उसे क्या कहेंगे, मेजरमेंट. कंपैरिजन की बात जब होगी तो उसे क्या कहेंगे, असेसमेंट. अब यहाँ पे जब हम इन दोनों ही चीजों को जोड़ देते हैं तो आपके पास जो चीज निकल के आती है दैट इज योर इवेल्युएशन. आपने क्या करा, आपने कंपैरिजन किया, उसको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ा, क्या बन गया आपका, इवैल्यूएशन. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी चीज क्या है, मेजरमेंट. उससे बड़ा क्या है, असेसमेंट, क्योंकि असेसमेंट के अंदर मेजरमेंट आता है. और सबसे बड़ा क्या है, इवैल्यूएशन, क्योंकि इवैल्यूएशन के अंदर आपका असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों आता है. तो M+A आपका क्या बनता है, E, मेजरमेंट, और आपका असेसमेंट क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन. तो देखिए, मेजरमेंट क्या है, न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करना. असेसमेंट क्या है, जो आपने डेटा कलेक्ट करा है उसे फॉर्मेटिव या समेटिव या फिर उसे कंपेयर करना. इवैल्यूएशन का मतलब है जब आप मेजरमेंट और आपके असेसमेंट को जोड़ देते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है कि एडम ने 25 स्कोर किया आउट ऑफ 50, मेजरमेंट हो गया. एडम्स का ग्रेड जो है फेयर था, ये असेसमेंट हो गया. बाकी कंपेरिजन में आपने बता दिया. अब क्या बोला आपने कि एडम को थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है, एक्स या वाई, मतलब कुछ दो टॉपिक्स है उस पार्ट पे, ताकि वो अपने एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. और टीचर को भी कुछ ऐसे पार्ट्स में वर्क करने की जरूरत है जो अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर सके. तो यहाँ पे मेजरमेंट भी आ गई और आपका असेसमेंट भी आ गया. ये एक और डिफरेंस चार्ट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, आपको इसे खुद से स्टडी करना है. अब बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या है वैल्यूएशन की, हमें पता है फीडबैक. ठीक है, आपको फीडबैक मिलेगा, आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. मोटिवेशन आपको मिलेगा, आपको रियलाइज होगा कि आपको कितना और काम करना है. बेटर गाइडेंस में हेल्प करेगा. रेमिडिएशन सॉल्यूशंस आपको बताएगा. प्लानिंग आप और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब इंप्रूव कर सकते हैं अपनी प्लानिंग को. अपने रिविजन में हेल्प करेगा. इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपेरिजन करता है. डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है. और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को अपने पेरेंट्स को सबमिशन कर सकते हैं. तो ये फंक्शंस हैं इवैल्यूएशन के. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन. सो अप्रोचेस की बात करें तो दो तरीके की अप्रोच है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. अगर हम इंस्ट्रक्शन या फंक्शन की बात करें तो हमारे पास है प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव. नेचर ऑफ रेफरेंस की बात करें तो नॉर्मेटिव, क्राइटेरियन. पर्पस की बात करें तो वहाँ पे कुछ टेस्ट आते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट. और यहाँ पे ग्रेड्स की बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रेड्स. आज का हमारा टॉपिक यही होगा, हमने पूरे टाइप्स को कवर करना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक नेचर से. सो बेसिक नेचर में दो तरीके की हमारे पास टेक्निक्स है. क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में क्या है, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स आ जाए, यानी कि जहाँ पे नंबर्स की बात हो. इसमें आप क्या करेंगे, आप एक रिटर्न टेस्ट ले सकते हैं बच्चों का, उसके थ्रू इवेल्युएट कर सकते हैं. ओरल टेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उनको मार्क्स दे सकते हैं. और एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है, जहाँ पे आप बच्चों को नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस देकर उनके मार्क्स आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे थ्रू रिटर्न एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. ये तो हो गया आपका क्वांटिटेटिव. अगर बात करें क्वालिटेटिव की, तो क्वालिटेटिव में नंबर्स तो नहीं आते, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, आप अपना ऑब्जर्वेशन यूज करेंगे, इंटरव्यूज यूज करेंगे. ठीक है, ऑब्जर्वेशन इन द सेंस, आप होते हैं ना, क्लास में होता था डिसिप्लिन के मार्क्स हम लोगों को मिलते थे. ठीक है, तो उस तरीके से आप कह सकते हैं. उसके बाद चेकलिस्ट बनाई जाएगी, एक कुछ पॉइंट्स बनाए जाएंगे, उस पॉइंट्स के बेस पे आपको जज किया जाएगा. रेटिंग स्केल्स आपके लिए बनाए जाएंगे, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स आपका रखा जाएगा. तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्वालिटेटिव टेक्निक्स में आती हैं. ये जो आप रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, ये सारी बातें हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में भी पढ़ी हैं. तो अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है या फिर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, प्लीज जाकर उस यूनिट को कवर कर लीजिए. नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शन के बेस पे. इंस्ट्रक्शन के बेस पे पहला है आपके पास प्लेसमेंट इवेल्युएशन. प्लेसमेंट इवेल्युएशन का मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट हो रही है. जैसे कि MBA ग्रेजुएट्स हैं, MBA का कोर्स करके वो निकले हैं, अब उन्हें क्या करेंगे, उन्हें कोई कंपनी हायर करेगी तो उनका क्या होगा, इस कंपनी में प्लेसमेंट होगा. इस कंपनी में एंट्री करने के लिए आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, है ना. तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा प्लेसमेंट इवेल्युएशन. फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो ये जो नेट एग्जामिनेशन है ये आपका प्लेसमेंट इवेल्युएशन है, क्योंकि ये आपके एंट्री बिहेवियर को जज करेगा। इसी के बेस पर आपको आगे क्या करना है, असेस किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आपकी नॉलेज और स्किल्स को चेक करते हैं। डिफरेंस जो एग्जाम वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो इसका बेसिक एग्जाम्पल्स है, तो ध्यान रखिएगा प्लेसमेंट के एग्जाम्पल्स क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ओके। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक तरीके का इंटरनल इवैल्यूएशन होता है। आपको याद होगा आपके होते थे क्लास में FA1, FA2, है ना, FA3, FA4, इस तरीके से किए जाते थे। ये क्यों किए जाते थे, एक तरह से यूनिट टेस्ट होता था, ताकि आपको छोटे छोटे जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं उसके बाद आपका इवैल्यूएशन हो सके और आपको छोटे छोटे लेवल पे बताया जा सके कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और किस चीज़ पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, स्टूडेंट लर्न्स एंड स्कोर्स हाई ऑन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द टेस्ट बट फेल्स इन द एसे पार्ट, he is reinforced to exert more effort in answering ऐसे क्वेश्चन इन सक्सीडिंग टेस्ट। तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया, टीचर ने कुछ टेस्ट डिजाइन करे और वहां पे पता चला कि ऑब्जेक्टिव पार्ट तो बहुत अच्छे से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो ऐसे वाला पार्ट है उसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हाँ, तो यहाँ पे टीचर्स ने क्या बोला है कि अगर आपको ऐसे वाले पार्ट में दिक्कत आ रही है तो आगे आने वाले टेस्ट में आपको अपने ऐसे वाले पोर्शन पे क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है फॉर्मेलिटी वैल्यूएशन का। अच्छा, फॉर्मेलिटी वैल्यूएशन क्या होती है, आपकी ड्यूरिंग ड्यूरिंग होती है। ठीक है, ड्यूरिंग यानी कि जब भी आपका कोर्स वर्क चल रहा है, ड्यूरिंग में आपको जो भी फीडबैक्स मिलेंगे जिसमें आप इंप्रूव कर सकेंगे वो आपकी कहलाएगी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आती है आपके पास डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, जहाँ पे आप फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कॉजेस क्या थे, क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से जो बच्चा है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर हमारा डायग्नोसिस करते हैं, वो हमें बताते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी है तो उसका कॉज क्या है, ताकि हम आगे से ध्यान रखें और प्रिवेंशन पे हम ध्यान रखें और आगे से उस गलती को ना करें। ठीक है। तो जैसे कि फॉर्मेलिटी इवैल्यूएशन डिटरमाइन करता है क्या एक्सटेंट रहेगा स्टूडेंट का अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन थोड़ा एक स्टेप फर्दर है और वो साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन आपको बताता है कि क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ा है। ठीक है। लास्ट है हम पे समेटिव इवैल्यूएशन। सो समेटिव इवैल्यूएशन एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है जो कि एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है, एट द एंड ऑफ द कोर्स, जहाँ पे आपको फाइनली ग्रेड्स मिलते हैं। तो ओरल रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, टर्म पेपर्स, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपका समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है। ठीक है। उसके बाद अगर फंक्शंस के बेस पे बात करें तो रेफरेंस के बेस पे यहाँ पे है। तो तीन तरीके के एरियाज हैं, आफ्टर इंस्ट्रक्शन, समेटिव इवैल्यूएशन, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और बिफोर इंस्ट्रक्शन आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ये इसके की टर्म्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। आफ्टर मतलब समेटिव जो फाइनल होते हैं, ड्यूरिंग मतलब डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव, और बिफोर इंस्ट्रक्शन जो प्लेसमेंट की बात करता है, एंट्री बिहेवियर की बात करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो रेफरेंस की बेस पे हम ये बात कर रहे हैं ना, रेफरेंस की बेस पे, तो इसमें दो तरीके के आते हैं। एक है आपके पास क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, इसे CRT भी कहते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का मतलब है क्राइटेरिया सेट कर दिया है, जैसे कि मैंने कह दिया जिन भी स्टूडेंट्स के 35% मार्क्स आएंगे वो पास होंगे और जिनके 35% से कम आएंगे वो फेल हो जाएंगे। तो मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया 35% मार्क्स। ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाती है, क्राइटेरियल रेफरेंस इवैल्यूएशन। जैसे एग्जांपल दिया है कि अमित ने स्कोर किया 95 या फिर 95% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, द टाइपिंग स्पीड ऑफ देवेंद्र इज 58 वर्ड्स पर मिनट। तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट यूज किया जाता है इंडिविजुअल स्टेटस को चेक करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू अ डिफाइंड ऑब्जेक्ट अचीवमेंट डोमेन। आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया और उसके बेस पे क्या कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को, आप इंडिविजुअल पर्सन को जज कर रहे हैं, उसे इवेल्युएट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज क्राइटेरियल रेफरेंस इवेल्युएशन। अब नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन का सिंपल सा मीनिंग है जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे पर्सन के परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे मैंने कह दिया अमित थर्ड आया है मैथमेटिक टेस्ट में, यानी कि कोई बच्चा फर्स्ट है, कोई सेकंड है और अमित थर्ड है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं अमित का पूरी क्लास से। राजेश ने स्कोर किया 98 परसेंटाइल, इसका मतलब सिर्फ 2% कैंडिडेट्स हैं स्कोर बेटर देन हिम, जिन्होंने उससे ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं ये वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे जो टॉप इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एडमिशन के लिए इस तरीके के इवेल्युएशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नॉर्म रेफरेंस क्या है, जहाँ पे अपने अपने साथ वालों के साथ आपको कंपेयर किया जा रहा है। एक तरीके का असेसमेंट और होता है स्कॉलिस्टिक असेसमेंट। इसमें क्या कहता है, it refers to the assessment of cognitive abilities of learners in various academic activities which are associated with various subjects। अच्छा, इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके आपके लिए एक एबिलिटी टेस्ट बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें आपके कॉग्निटिव लेवल को चेक किया जाता है, जो भी आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज है उसे कंबाइन करके। So all those activities, all those abilities in cognitive domain, namely knowledge, understanding, ये पढ़ा था ना हमने, KUAASE, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमने पढ़े थे ब्लूम टैक्सोनॉमी में, ये उसी की बात कर रहे हैं। तो उस तरीके के असेसमेंट को हम कहते हैं स्कॉलिस्टिक असेसमेंट। एक और छोटा सा टॉपिक आता है यहाँ पे, रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स का मतलब क्या होता है, अ टेक्निक इन विच the teacher provides a set of flexible questions to the students that prompt them to reflect on their own learning. Each student answers some questions such as given below after completion of a lesson unit by the teacher. If the test scores are interpreted in terms of an individual, then they are known as self-referenced. तो इसमें रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स में क्या होता है, टीचर क्या करता है, एक कुछ क्वेश्चन पेपर डिजाइन करता है अकॉर्डिंग टू यूनिट, है ना, यूनिट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस आपके पास डिजाइन किए जाते हैं और आप सिंपली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसका आंसर करते हैं। जैसे ही वो टेस्ट कंप्लीट करते हैं, स्कोर्स की बेस पे क्या किया जाता है, उनके रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है। तो दैट इज रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। अब पर्पस के बेस पे हम बात करें तो कुछ इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं इवैल्यूएशन टेस्ट, पहला होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें हेल्प करता है फाइंड करने के लिए कि कौन से एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, किस पोर्शन में हम वीक है, किस पोर्शन में आप स्ट्रांग है, इसे डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके बाद उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपकी प्रिडिक्टिव फंक्शन को एक्टिवेट करता है, जो आइडेंटिफाई करता है कि आपके पास ना क्या टैलेंट्स हैं और कौन सी चीज़ है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एक पर्टिकुलर टास्क में। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट होता है जो आपके एंड ऑफ द कोर्स एग्जामिनेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपने क्या अचीव किया, फाइनल अचीवमेंट्स आपकी देखी जाती हैं, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे अपने कोर्स के, क्या आपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया, इसके लिए अचीवमेंट टेस्ट किए जाते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो होते हैं जो जनरल एबिलिटी पर्सन की क्या करते हैं, असेस करते हैं, जिसमें कुछ रीजनेबल एक्सेप्शंस होते हैं और लर्नर्स की एबिलिटीज पे काम किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे कि मैट्रिकुलेट्स और ग्रेजुएट्स, तो ये आपकी प्रोफिशिएंसी बताते हैं कि आप किसी टॉपिक में कितने प्रोफिशिएंट है, कितने आप उसमें अपने अपना नॉलेज आप रखते हैं। ठीक है, तो वो बात करता है आपकी प्रोफिशिएंसी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें ग्रेडिंग सिस्टम की। सो ग्रेडिंग सिस्टम में जो वर्ड ग्रेड है ये आया था आपकी लैटिन वर्ड ग्रेडस से, जिसका मतलब होता है स्टेप। तो इसमें एजुकेशनल टर्म्स में इसका क्या मतलब है, ग्रेडिंग का मतलब है एक ऐसा सेट ऑफ सिंबल्स यूज करना जिसमें आप लोग जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट है उसे क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। सेट ऑफ सिंबल्स का यूज करना जिसमें अपने स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स को आप क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग में दो तरह की ग्रेडिंग आती है। पहला आता है डायरेक्ट ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आपने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया तो मैंने सीधे से मार्क्स दे दिए A+। थोड़ा सा उसने मुझे लगा कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैंने उसे B दे दिया। एक बच्चा था जिसने बिल्कुल ही आंसर नहीं किया, मैंने उसे E दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डायरेक्ट ग्रेडिंग दे दी क्वालिटेटिव टर्म्स में। वहीं इनडायरेक्ट ग्रेडिंग क्या कहलाती है, जिसमें आप क्या करते हैं, पहले पूरे पर्सन को एग्जामिन करेंगे, फिर उसको आप लेटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसे न्यूमेरिकल टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसमें दो तरह की ग्रेडिंग होती है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का मतलब क्या है, जहाँ पे कन्वेंशनल टेक्निक यानी कि ओल्ड मेथड्स यूज किए जाते हैं। इसमें मार्क्स को सीधा सीधा ग्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, 5 ग्रुप्स बना दिए गए, अगर 75% से अबव आएगा तो क्या कहलाते हैं, फर्स्ट डिवीजन। 60% या 35% से लेस आएगा तो सेकंड डिवीजन। 45 से 60 के बीच आएगा मतलब तो कितना आपका थर्ड डिवीजन। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, आपने क्राइटेरिया सेट कर दिए। तो ये क्या कहलाती है, आपकी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। वही रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होती है, जिसमें आपने क्या करा है, आपने सेट करा है कि जैसे कि
अगर आपने कह दिया कि आपके मार्क्स आए हैं सपोज 85 से 95 के बीच में, ठीक है, 90 के बीच में सपोज, तो मैंने कह दिया आपको मिलेगा ए। वहीं अगर मैंने कह दिया आपके मार्क्स आए 90 से 100 के बीच में, तो आपके मार्क्स आएंगे ए प्लस। तो ये आपकी क्या होगी, रिलेटिव ग्रेडिंग हो गई, जो आपके आसपास, मतलब ना एक तरीके से क्या करें, इंटरवल्स के अंडर आपको क्या कर दिया जाता है, ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये in this system grade of a student is decided not by her performance alone rather than the performance of the group की परफॉर्मेंस के बेस में क्या कर दी जाती है, आपको ग्रेडिंग दी जाती है। इसे ग्रेडिंग ऑन द कर्व भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे। अब यहाँ पर हमने कर दिया है अपना इवैल्यूएशन टॉपिक खत्म। इवैल्यूएशन टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा इवैल्यूएशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, मेजरमेंट और असेसमेंट। उसके बाद हमने पढ़े इवैल्यूएशन के टाइप्स, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, समेटिव, फॉर्मेटिव, ठीक है। कुछ हमने टेस्ट पढ़े, हमने ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के बारे में पढ़ा। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में हमने कवर करे हैं, ठीक है। तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 6 था। अगर आपने पीछे के जो पार्ट, पूरे 5 पार्ट्स हमने कवर किए वो नहीं पढ़े, तो प्लीज़ अपना सिलेबस कवर कर लीजिए। बहुत जल्दी आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, काफ़ी कम टाइम बचा है, तो मेक श्योर आप उस चीज़ पे अच्छे से काम करें, ठीक है। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो ऐसी उम्मीद करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है, सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड के। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और अपने सिलेबस को कवर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।